जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही सर यस आपने सर अरे जो पिछले रिकॉर्डिंग्स हैं काफी सारी वो आपने सेंड नहीं की लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग। अच्छा, सर पीडीएफ भी सेंड करिएगा, लेक्चर रिकॉर्डेड भी सेंड करिए। चलिए जनाब, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तक हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, और जो लास्ट डिस्कशन हमने किया था वो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ड्यूअल नेचर ऑफ एनर्जी या ड्यूअल नेचर ऑफ वेव कहा था। एनर्जी ड्यूअल नेचर रखती है, ये मजबूरन उस जगह पर हमें ये तसव्वुर करना पड़ा, क्योंकि कोई एक थ्योरी परफेक्ट नहीं है। अगर क्वांटम थ्योरी ले लेते हैं तो वेव फिनोमेना का मसला बन जाता है, और अगर वेव थ्योरी ले लेते हैं तो क्वांटम फिनोमेना का मसला बन जाता है। जब कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन की वजाहत करनी हो तो क्वांटम थ्योरी पे जाना पड़ता है। जब कभी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन की वजाहत करनी हो तो वेव थ्योरी पे जाना पड़ता है। इस सारे मसलों का सिर्फ एक ही हल निकाला गया कि एनर्जी ड्यूअल नेचर होती है। आज भी हम यही कहते हैं कि एनर्जी ड्यूअल नेचर होती है, यानी एज वेल एज वो पार्टिकल बिहेवियर भी रखती है और वेव बिहेवियर भी रखती है। और उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी एविडेंस में अगर वो वेव एस्पेक्ट रखती है तो उसका पार्टिकल एस्पेक्ट मौजूद होता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं मिलेगा। और अगर किसी में उसका वेव एस्पेक्ट, हमें पार्टिकल एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, वेव एस्पेक्ट मौजूद होगा लेकिन हमें नहीं नज़र आएगा। जैसे कि एक कॉइन की मिसाल दी गई कि उसके दोनों फेसेस को हम एट द सेम टाइम नहीं देख सकते। हेड देख रहे होंगे तो टेल मौजूद होगा, टेल देख रहे होंगे तो हेड मौजूद होगा, हमारी नज़रों से ओझल होगा। इस तरह इस बात को थोड़ी देर के लिए तस्लीम किया गया, और अब वो डायग्राम अब वो डायग्राम जो आपको शुरू में दिखाई गई थी, अब वो आपके सामने दोबारा आ गई है। चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वेव नेचर ऑफ मैटर। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक एक दो लेक्चर्स के अंदर, दो में हो जाएगा। और फिर इसकी मज़ीद कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल के मुताबिक फ़िज़िक्स डिस्कशन है मैटर और एनर्जी का। मैटर पार्टिकल नेचर रखता है, पार्टिकल डिसकंटिन्यूटी सामने लाता है। एनर्जी वेव नेचर रखती है और वेव में कंटिन्यूटी मौजूद है। लेकिन ये डिस्टर्ब हो गया 1918 के बाद। क्या डिस्टरबेंस हो गई आप देख सकते हैं। एनर्जी ने अपने इस रास्ते के साथ साथ ये रास्ता भी बना लिया है।
यानी एनर्जी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के हवाले से डिसकंटिन्यूटी डिस्क्रीट हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गई, और डिसकंटिन्यूअस जो कि पार्टिकल नेचर कहलाती है, जो मैटर की है। तो अब एनर्जी भी पार्टिकल नेचर रखती है, जिसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें मिल गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सूरत में, कॉम्पटन इफेक्ट की सूरत में, पेयर प्रोडक्शन की सूरत में। चुनाचा हमारी इस डायग्राम पे असर पड़ गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ड्यूअल नेचर है, यानी एनर्जी वेव नेचर के साथ साथ एनर्जी पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो हमारी इस डायग्राम में थोड़ा सा इजाफा हमें करना पड़ा। चलिए जी, चैप्टर 2 हमारी ड्यूअल नेचर ऑफ एनर्जी, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से कंटिन्यूअसली शुरू होता है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा। एक साहब थे फ्रेंच, उनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा अगर एनर्जी वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर रख सकती है तो मैटर के साथ भी ऐसा होना चाहिए, यानी मैटर को पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर रखनी चाहिए। यानी अगर ये डायग्राम ऐसे आई है, इसको यहां भी क्रॉस करना चाहिए। अजीबोगरीब किस्म की फिलॉसफी थी ये, लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने दो बातें कही जिन्हें हम डी ब्रॉगली के पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। क्या दो बातें कही? उन्होंने पहली बात ये कही कि नेचर लाइक सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। और इस सिलसिले में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, तो फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होता है। दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री। यानी अगर ऐसा मुमकिन है तो वाइस वर्सा ऐसा भी मुमकिन है। उनका अगर एनर्जी वेव के साथ पार्टिकल नेचर रख सकती है तो मैटर को भी पार्टिकल के साथ वेव नेचर रखना चाहिए। और इस सिलसिले का जो पहला पोस्टुलेट दिया वो क्या दिया? नेचर लाइक सिमेट्री। दूसरा क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट को डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर को डिस्कस करते हैं, और मैकेनिक्स में हम पार्टिकल मोशन की बात करते हैं। लेकिन दोनों में लॉज एक जैसे। किस लॉ का हवाला दिया उन्होंने? एक लॉ उन्होंने कहा कि मैकेनिक्स में होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या है ये लॉ? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी किसी फोर्स फील्ड के तहत मूव करती है तो वो हमेशा अपने लिए वो रास्ते का इंतखाब करती है जिसमें उसे कम से कम एक्शन में रहना पड़े। कम से कम एक्शन में रहना पड़े। यानी दोबारा सुनिए, मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अपने लिए उस रास्ते का इंतखाब करता है जिसमें वो कम से कम एक्शन में रहे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। कहते हैं बिल्कुल यही बात ऑप्टिक्स में भी है। जहां हम मैटर को नहीं डिस्कस करते, वहां हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं, लाइट को डिस्कस करते हैं। और वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम क्या है?
कि लाइट हमेशा अपने लिए उस रास्ते का इंतखाब करती है जिसमें कम से कम वक्त लगे। ये उसके पॉस्टुलेट्स भी कहलाते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये डी ब्रॉगली के पॉस्टुलेट्स है, यानी वो अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इस चीज़ को वज़न देने की कोशिश कर रहा है कि अगर एनर्जी ड्यूअल नेचर हो सकती है तो वाई द मैटर नॉट ड्यूअल नेचर। तो मैटर ड्यूअल नेचर क्यों नहीं हो सकता? अगर वो पार्टिकल नेचर रखता है तो उसे वेव नेचर रखनी चाहिए। तो वो उनके अपनी बात को वज़न देने के लिए, फोर्स करने के लिए ये दो बातें कर रहा है कि बिकॉज नेचर लाइक सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। अगर कोई एक चीज़ आती है तो उसका ऑपोजिट भी हो जाता है। यानी अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा करते हैं। ये सिमेट्री है। मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स दो अलग अलग ब्रांचेज हैं। एक में मैटर डिस्कस होता है, एक में एनर्जी डिस्कस होती है, लेकिन लॉ देखिए एक ही जैसे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लोगों ने उसकी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बात तो उनके जहन में सर सर जी जी। सर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कट जाती है सर। अच्छा, देखते हैं अभी। तो फिर डी ब्रॉगली ने अपना अगला स्टेप क्या उठाया? उसने एक वेव डिफाइन की। जी जी जनाब। हेलो। अब सही है सर, आवाज आ रही है। सही। तो डी ब्रॉगली ने अपना अगला स्टेप उठाया। उसने वेव एक वेव डिजाइन की। क्या? उसका नाम रखा मैटर वेव। बिल्कुल नई किस्म की एक बात, मैटर वेव। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? उस वही बात कि मैटर को ड्यूअल नेचर होना चाहिए। पहले पॉस्टुलेट्स बता दिए गए कि इस वजह से होना चाहिए, और अब एक वेव उसने डिफाइन की जिसका नाम रखा मैटर वेव। ख्याल रखिएगा कि एनर्जी के हवाले से जो मैकेनिज़्म है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का, उसको मैंने कहा था कि वो वेव मोशन कहलाता है। वेव की दो किस्में तो उस वक्त तक थी, एक मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। सबका काम एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। अब वो एक नई वेव ले आया, दो के बजाय तीन हो गई, दो किस्मों के बजाय तीसरी किस्म इंट्रोड्यूस की उसने। और वो तीसरी किस्म क्या थी? कोई सब सर को बोल दे, आवाज नहीं है।
देखें आप आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। जी, तो de Broglie ने एक नई वेव डिफाइन की जिसका नाम मेट्रो वेव रखा। इससे पहले मैंने अभी आपको ये बताया है कि मुमकिन है कि आवाज ना गई हो। अरे यार, अच्छी मुसीबत है, खाली शैतानी चरखा है। हेलो हेलो जी, दो तरह की वेव थी उस वक्त तक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मैकेनिकल,